नमस्कार दोस्तों, वर्ल्ड अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा कि पोलैंड ने आखिर बेंजामिन नेतन्याहू को अपने देश आने से क्यों रोक दिया है। उन्होंने डायरेक्टली नहीं रोका है, लेकिन एक धमकी दे दी है कि अगर इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हमारी धरती पर कदम रखते हैं तो उन्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा। लेकिन इजरायली प्राइम मिनिस्टर आखिर पोलैंड जाना क्यों चाहते थे? उसका रीजन है एक इंपॉर्टेंट रिमेंबरेंस डे इवेंट जो ज्यूज के लिए दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। और इस अरेस्ट की धमकी के पीछे कौन से अंतरराष्ट्रीय कानून है, कौन से संगठन है, इन्हीं सब के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो देखिए, न्यूज ये है कि इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ऑस्विश लिबरेशन एनिवर्सरी, जो कि हर साल 27 जनवरी को मनाई जाती है और इसे इंटरनेशनल हॉलोकास्ट डे के रूप में भी कई देशों के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। सेलिब्रेट एक गलत शब्द होगा क्योंकि ये एक रिमेंबरेंस डे है, एक बहुत ही दुखद घटना को याद किया जाता है। यहां पर किसी भी प्रकार का सेलिब्रेशन धूम धमाका नहीं होता है, बट स्टिल आई जस्ट यूज द वर्ड सेलिब्रेशन फॉर नाउ। तो इस एनिवर्सरी में, रिमेंबरेंस डे की एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए ये जाना चाहते थे पोलैंड, और पोलैंड में जो जगह है ऑस्विश, उसका क्या इंपॉर्टेंस है आपको आगे पता चल जाएगा। लेकिन आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने पिछले ही महीने नेतन्याहू के खिलाफ एक अरेस्ट वारंट जारी किया था, जिसको पोलैंड ने कहा है कि हम एनफोर्स करेंगे अगर वो हमारे देश में आते हैं तो। अगर आप वर्ल्ड अफेयर्स पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहां पर अब आपको लगातार मेरे इंटरनेशनल रिलेशंस के वीडियोस मिलते रहेंगे। साथ ही साथ एड्यूमेट चैनल पर भी अब आपको वीडियोस की सीरीज वहां पर स्टार्ट होती हुई मिल जाएगी। और जो लोग मुझसे पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप मेरे बारे में यहां पर पॉज करके पढ़ सकते हैं। मेरे वीडियोस आपको वर्ल्ड अफेयर्स और एड्यूमेट पर देखने को मिलेंगे। अगर आप एक सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट हैं 2025, 26 या 27 के लिए, तो इस वक्त आप अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर से यूपीएससी की प्रिपरेशन कर सकते हैं लाइव क्लासेस में। उसके क्या बेनिफिट्स हैं यहां पर आप पढ़ सकते हैं। और अगर आप आज रात यानी कि 23 तारीख की रात तक ये कोर्स ज्वाइन करते हैं तो आपको इसमें फ्री एक्सटेंशन ऑफर का लाभ मिल जाएगा। यानी कि 9 मंथ्स का ज्वाइन करेंगे तो 18 मंथ्स, 12 मंथ्स का ज्वाइन करेंगे तो 24 मंथ्स। इस तरह से आपको काफी बेनिफिट्स मिल जाएंगे। और अगर आप कोड लगा देते हैं वहां पर महिपाल, तो आपको 50% डिस्काउंट फ्लैट इन कोर्सेज पे मिल जाता है। अगर आपको कोई डाउट है, कुछ पूछना है, तो आप इस फोन नंबर पे कॉल कर सकते हैं और महिपाल कोड का इस्तेमाल करते हुए कोर्स को परचेज कर सकते हैं। हिंदी, इंग्लिश और हिंग्लिश तीनों ही मीडियम्स के अंदर हमारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, जिनके बैचेस की डेट्स आपको वेबसाइट पर मिल जाएंगी। ऑप्शनल के बैचेस भी अभी चालू हो रहे हैं, उनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल ऑफ आवर ऑप्शनल फैकल्टीज आर टॉप नॉच। उनकी क्लासेस को आप जरूर चेकआउट कीजिए। अगर आप में से कोई यूपीएससी इंटरव्यू दे रहा है तो हमारे मॉक इंटरव्यू प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से प्रीवियसली बहुत सारे टॉपर्स को फायदा हुआ है। अब आते हैं हम इस ऑस्विश नाम की लोकेशन पर। तो देखिए, इजराइल कहां पर स्थित है? वेस्ट एशिया में। पोलैंड कहां पर है? यूरोप में। तो इन दोनों देशों का कनेक्शन क्या है? कनेक्शन है इतिहास। तो देखिए, पोलैंड में यहां पर एक जगह है दक्षिणी पोलैंड में, जो यहां पर रेड कलर का ये मार्क बना हुआ है। इस जगह पर ऑस्विश नाम का एक छोटा सा गांव है। उस गांव के पास में हिटलर ने, यानी कि तब की जर्मनी की सरकार ने, अपना सबसे बड़ा कॉन्सेंट्रेशन कैंप यहां पर स्थापित किया था। और जितने भी जूस थे इस पूरे सेंट्रल यूरोप के, या आप कह सकते हैं ईस्टर्न यूरोप के, उनको यहां पर लाकर मारा गया था। तो हुआ यह था कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जर्मनी ने यूरोप के बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा जमा लिया था, जिसके अंदर जो उनकी कोर टेरिटरी थी, जिस पर डायरेक्टली जर्मनी की सरकार का शासन था, वो यहां डार्क ब्लू में आपको नजर आ रहा है। और उस एरिया के अंदर सबसे प्रोमिनेंट था पोलैंड। बेसिकली सबसे पहले उन्होंने हमला पोलैंड पे ही किया था 1939 में, और उस पर अपना कब्जा जमा लिया। और ना केवल जूस, बल्कि वहां पर जो एथनिक माइनॉरिटीज होते हैं, जैसे रोमानीज, जिप्सीज, स्लाव्स, जो कम्युनिज्म को फॉलो करते हैं, वो वाले उनके पॉलिटिकल ओपोनेंट्स, उन सभी को लाकर कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में रखा गया। पहले उनसे कई महीनों तक मेहनत करवाते थे, मजदूरी करवाते थे फ्री में, एक फोर्स्ड लेबर या फिर स्लेवरी करवाई जाती थी। और जब उनकी उपयोगिता खत्म हो जाती है तो कुछ महीनों बाद उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता था। यह पूरा कार्यक्रम चल रहा था कई सालों तक, 5 से 6 साल तक ये सब कुछ चला था ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 2। और इस पूरे घटनाक्रम को आज हम कहते हैं होलोकॉस्ट। तो यहां पर कॉन्सेंट्रेशन और एक्सटर्मिनेशन, दो तरह के कैंप होते थे। कॉन्सेंट्रेशन मतलब है कि देखो, जर्मनी या हिटलर नहीं चाहता था कि जूस समाज के साथ रहें, समाज के अंदर, गांव में, शहरों में घुल मिलकर रहें। तो उन लोगों को शहरों से उठाकर एक कैंप के अंदर बंद कर दिया गया। एक तरह की ओपन जेल थी वो, उस जेल के अंदर उन्हें रखा गया। बहुत ही दयनीय स्थितियों में रखा गया। उन्हें खाना पीना प्रॉपर्ली नहीं दिया जाता था, और अक्सर उनसे माइनिंग या फिर और कोई कार्य करवाया जाता था जिसमें काफी फिजिकल लेबर इन्वॉल्व होता है। अल्टीमेटली 6-8 महीने में वो व्यक्ति कमजोर पड़ जाता है और उसके बाद उसे जबरदस्ती मार दिया जाता था, गैस चेंबर्स में धकेल कर। दे वर लिटरली बर्न्ड अवे।
और ये कई लाखों लोगों के साथ किया गया। माना जाता है कि 6 मिलियन, ऑलमोस्ट 60 लाख जूस को इस तरह से मारा गया। तो ये बहुत बड़ी संख्या है। इसके नंबर्स वेरी करते हैं, कोई कहता है 40 लाख है, कोई 60 लाख, कोई 10 लाख तक का आंकड़ा देते हैं, बट मोर और लेस द एक्सेप्टेड नंबर इज बिटवीन 4 to 6 मिलियन, यानी कि 40 से 60 लाख लोगों को इस तरह से मारा गया। और ये जो मारने के कैंप्स होते थे, इनमें सबसे बड़ा कैंप कौन सा था? ये वाला, पोलैंड के अंदर स्थित ऑस्विश बिर्केनाउ कैंप। तो उस समय ये नाजी ऑक्यूपाइड पोलैंड था और इस कैंप को आज भी प्रिजर्व करके रखा गया है, इसे तोड़ा नहीं गया है एज अ मेमोरियल, क्योंकि यहां पर इतने लोगों को मारा गया। पूरे यूरोप में जितने भी कैंप्स थे उनमें मैक्सिमम नंबर ऑफ लोगों को इस कैंप में मारा गया। तो इस कैंप का ये गेट है, काफी फेमस है। इसके ऊपर जो वर्ड्स लिखे हुए हैं कि लेबर विल और वर्क विल सेट यू फ्री, तो ये लोगों को इंस्पायर करने के लिए था कि भैया काम करो, आपको फ्री कर दिया जाएगा, जबकि एक्चुअली में यहाँ जबरदस्ती धक्का मारकर गैस चेंबर्स में लोगों को आजाद किया जा रहा था। और लोगों को यहाँ लाते कैसे थे? देखिए कितनी दयनीय स्थिति में ये जो ट्रेन हैं, जिनमें एक्चुअली गाय भैंसों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ये डब्बे बनाए गए थे, इन डब्बों के अंदर डालकर, जिनमें बैठने की कोई जगह नहीं होती थी, एक एक डब्बे में 300-400 लोगों को ठूसा जाता था और इस तरह से पूरे यूरोप से उन्हें यहाँ लाते थे। और फिर यहाँ पीछे जो आपको कैंप का गेट दिख रहा है, इस गेट से उन्हें अंदर ले जाया जाता था। परिवारों को अलग कर देते थे, महिला पुरुष बच्चे सभी अलग अलग रखे जाते थे। तो ये ऑस्विश की एक एरियल फोटोग्राफ है जो उस समय वर्ल्ड वॉर 2 में खींची गई थी। तो यहाँ पे बहुत सारी बिल्डिंग्स आपको देखने को मिलेगी। पूरा अपने आप में एक छोटा शहर बसा हुआ था ये, और माना जाता है कि यहाँ पर ऑलमोस्ट 1 मिलियन यानी कि 10 लाख लोगों को मारा गया था। आप इमेजिन करो, एक ही जगह पे 4 साल में 10 लाख लोगों को मारना कितनी बड़ी बात है। तो 1945 में फाइनली ये टॉर्चर पूरा समाप्त होता है, जब सोवियत यूनियन की आर्मी आती है और इस क्षेत्र को आजाद करा देती है। तो अगर आप इस मैप में देखें तो एक तरफ यहां सोवियत यूनियन हमला करता है जर्मनी पर, दूसरी तरफ से एलाइज यानी कि यूके, यूएसए, फ्रांस, ये सभी हमला करते हैं। तो इस कैंप को आजाद कराने वाली जो आर्मी थी वो थी सोवियत यूनियन की, यानी कि जो आज का रशिया है उसका पूर्व सोवियत यूनियन देश हुआ करता था, वो यहां पर इन्हें आजाद करवाता है। और इस तरह से लोग यहां पर खुश हो रहे हैं। ये उस समय की एक्चुअल फोटोग्राफ्स हैं कि कैसे यहां पर बिल्कुल मरणासन्न लोगों को बाहर लाया गया। उन्हें ठीक करने में 1-1, 2-2 साल लग गए थे, जो लोग यहां पर कैद थे। अच्छा, अब उस दिन के बाद से 27 जनवरी 1945 का ये दिन था जिस दिन ऑस्विश को आजाद किया गया था, इस कैंप को लिबरेट किया गया था। उस दिन को पूरी दुनिया के ज्यूज हॉलोकास्ट मेमोरियल डे के रूप में मनाते हैं। हॉलोकास्ट क्या है? ये जो इतने लाखों लोगों को जर्मनी के द्वारा मारा गया था या हिटलर के द्वारा मारा गया था, उसकी इस पूरे घटनाक्रम को हॉलोकास्ट कहा जाता है। इट वॉज बेसिकली अ जेनोसाइड ऑफ द ज्यूज विच वॉज प्रोपेगेटेड बाय द नाजी जर्मनी रेजीम। तो इस हॉलोकॉस्ट को याद करने के लिए एक दिन डिसाइड करना था, तो उन्होंने दिन तय किया कि जो सबसे बड़ा कैंप आजाद हुआ 27 जनवरी को ऑस्विश, उसके दिन के नाम पर हम ये मेमोरियल डे रखेंगे। तो हॉलोकॉस्ट मेमोरियल डे, या फिर इसे कई बार रिमेम्बरेंस डे भी कहा जाता है, याद दिवस आप कह सकते हैं, वैसा इसे नाम दिया गया। और यहां पर हर साल 27 जनवरी को एक बहुत बड़ी सेरेमनी होती है जिसमें कई बार दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्षों को भी बुलाया जाता है पोलैंड के द्वारा। एंड इजराइल इस सेरेमनी का हमेशा से एक इंटीग्रल पार्ट रहा है। क्यों? क्योंकि आपको पता ही होगा 1947 में इजराइल की स्थापना होती है, वर्ल्ड वॉर 2 के तुरंत बाद में। और इसी इजराइल की स्थापना में सारे जो जूस आए थे वो मोस्टली यही यूरोप के जूस थे, पोलैंड के, हंगरी के, जर्मनी के। इन्हीं जर्मनी के द्वारा या हिटलर के द्वारा प्रताड़ित जो ज्यूज हैं उनके द्वारा इजराइल बसाया गया था। मोस्टली जो मैक्सिमम नंबर ऑफ जो ज्यूज हैं वो यूरोप से यहाँ पर आए थे और उन्हीं के द्वारा ये देश बसाया जाता है। और तब से ये एक ज्यूइश मेजॉरिटी कंट्री है, द ओनली ज्यूइश मेजॉरिटी कंट्री इन द वर्ल्ड। और ज्यूज को इजराइल के साथ जोड़कर ही देखा जाता है। इन दोनों की आइडेंटिटी एक तरह से अलग करना काफी मुश्किल है। तो अक्सर इजराइल यहां पर बहुत बड़े स्तर पर इस सेलिब्रेशन में हिस्सा लेता है, जैसे कई बार वो अपने फाइटर जेट्स तक भेज देता है, वहां पे वो फ्लाई पास्ट करते हैं। तो इजराइल का इस सेरेमनी में शामिल ना होना अपने आप में एक बड़ी घटना है, खास करके इजराइल की तरफ से अपने किसी बड़े नेता को ना भेजना। अब प्रॉब्लम यह आ रही है कि पिछले 1 साल और 3 महीने से इजराइल और हमास के बीच में युद्ध चल रहा है। इस युद्ध के दौरान दोनों पक्षों पर यह आरोप लगे हैं कि उन्होंने मानव अधिकारों का हनन किया है। देयर हैज बीन ग्रॉस वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ऑफ कोर्स 7 अक्टूबर की जो घटना थी वो एक आतंकवादी हमला था बाय हमास। उसने हमला किया इजराइल के नागरिकों पे, और वो पूरा घटनाक्रम अभी मैं आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा, बहुत लंबी कहानी हो जाएगी। अभी आप बस इतना याद रखिए कि 1 साल और 3 महीने से जो लड़ाई चल रही है उसमें इजराइल पर भी आरोप लगे हैं कि उन्होंने भी एथनिक क्लेंजिंग और जेनोसाइड किया है। तो जो ज्यूज के साथ 1930s और 40s में हो रहा था, अब लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि वो सेम चीज इजराइल कर रहा है गाजा में। और कई इंटरनेशनल संगठन है, उन्होंने ऑफिशियली इसे डॉक्यूमेंट किया है कि कैसे इजराइल की जो डिफेंस फोर्सेज हैं, उनकी आर्मी है, वो सिविलियंस को टारगेट कर रही है। इट हैज बीन वेरी वेल डॉक्यूमेंटेड, उसमें कोई दो राय नहीं है कि उन्होंने सिविलियंस को टारगेट किया है। इजराइल अपनी तरफ से कहता है कि सिविलियंस और हमास के बीच में डिस्टिंग्विश करना मुश्किल है। हमास कई बार सिविलियंस को ही
शील्ड की तरह इस्तेमाल करता है। अब आप कहें कि सर आप एक की साइड ले रहे हो, दूसरे की साइड ले रहे हो, नहीं, मैं किसी की साइड नहीं ले रहा हूं, दोनों ने जो है ह्यूमन राइट्स वायलेशन यहां पर किए हैं। प्रॉब्लम अभी यह है कि इजराइल क्योंकि यहां पर सुपीरियर पावर है, तो इजराइल एक देश है, हमास एक देश नहीं है, तो इजराइल विल बी हेल्ड टू हायर स्टैंडर्ड्स। यानी कि जब अंतरराष्ट्रीय संगठनों में इजराइल जाकर बैठता है तो उससे लोग सवाल पूछेंगे, क्योंकि वो एक देश है, ना कि कोई छोटा मोटा संगठन जैसे कि हमास। तो बात यह है कि इजराइल ने जो इतने सारे ये हमले किए या फिर जो ह्यूमन राइट्स के वायलेशंस किए हैं, जिनमें बच्चों को मारना शामिल रहा है, ये भी वेल डॉक्यूमेंटेड है। जो लोग खाना पीना ये ढूंढ रहे थे उनके ऊपर तक कई बार गोलियां चलवाई गई। तो इन सब के कारण से अंतर्राष्ट्रीय देशों में इनके खिलाफ माहौल बन रहा है। उसके ऊपर ये जो गाजा स्ट्रिप के अंदर इन्होंने पिछले 15-16 साल से एक सीज की स्थिति बना रखी है, उसको तो यूएन लगातार क्रिटिसाइज करता है। पिछले 15 साल से आप देखिए यूएन के वेबसाइट पर जाकर एवरी 4 मंथ्स और 5 मंथ्स वो इजराइल को क्रिटिसाइज करते हुए कोई ना कोई प्रेस विज्ञप्ति छाप देते थे, और अभी पिछले साल से तो उन्होंने बहुत ज्यादा ये बढ़ा दिया है। तो हुआ यह है कि पिछले महीने यानी कि नवंबर 2024 में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी कि आईसीसी ने एक वारंट जारी किया 3 लोगों के खिलाफ, जिसमें प्रधानमंत्री नेतन्याहू शामिल है, इजराइल के फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर अभी उन्होंने इस्तीफा दे दिया है योआव गलांट शामिल है, और हमास के लीडर भी शामिल है। याद रखना, हमास के खिलाफ भी उन्होंने ये वारंट जारी किया है। आईसीसी ये नहीं कह रहा है कि केवल इजराइल ने ये सारा काम किया है, ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन हमास की तरफ से भी किए गए हैं। तो तीनों के खिलाफ वारंट जारी किया गया। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि देखो, हमास जो है वो एक आतंकवादी संगठन है, वो कभी जाने वाला नहीं है पोलैंड वगैरह, लेकिन इजराइल के नेताओं को दुनिया भर में ट्रैवल करना पड़ता है। तो प्रॉब्लम क्या आ रही है, देखिए, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने अपने इस अरेस्ट वारंट में क्या कहा, ये उनके शब्द हैं, मैं कोट कर रहा हूं। रीजनेबल ग्राउंड्स टू बिलीव दैट नेतन्याहू एंड गैलेंट इंटेंशनली डायरेक्टेड अटैक्स अगेंस्ट सिविलियन पॉपुलेशन। आपने जानबूझकर सिविलियंस पर हमले किए, उन्हें मेडिकल या खाने पीने की सप्लाई लेने से रोका, और आपको पता था कि जब सिविलियंस वहां पर मौजूद हैं, उनके सर्वाइवल पर, उनके खाने पीने पर असर आ सकता है, तो भी आपने उन जगहों पर हमले किए। तो ये आईसीसी का स्टेटमेंट रहा है। अब ये आईसीसी क्या है, यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये मालूम होना चाहिए इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट और आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में क्या फर्क है। तो अगर आपको फर्क पता है तो स्किप कर देना, अगले 1 मिनट, नहीं पता है तो देखते रहो। तो आईसीसी जो है ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि दुनिया के देशों ने मिलकर एक संधि करी जिसको रोम स्टैट्यूट कहा जाता है। 2002 के अंदर ये संधि करके इन्होंने ये संगठन चालू किया, और ये एक मल्टीलैटरल ट्रीटी है जो कहती है कि एक इंटरनेशनल कोर्ट स्थापित किया जाएगा जो क्राइम्स के खिलाफ लोगों को प्रोसिक्यूट कर सकता है। कोई भी देश के किसी भी व्यक्ति को यहां पर अदालत में पेश किया जा सकता है, किन गुनाहों के लिए, इन गुनाहों के लिए, जेनोसाइड, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी यानी कि मानवता के खिलाफ आपने कोई अपराध किया है, जेनोसाइड किया है, आप टारगेटेड किलिंग्स कर रहे हैं किसी एक एथनिसिटी की, किसी एक धर्म की, वॉर क्राइम्स यानी कि जो युद्ध में किए गए अपराध, और क्राइम्स ऑफ एग्रेशन। तो कुल मिलाकर जो लड़ाई या फिर कोई वॉर वगैरह के दौरान जो क्राइम्स होते हैं उनके खिलाफ प्रोसिक्यूट करने के लिए या उनकी सजा देने के लिए आईसीसी के पास अधिकार हैं। तो ठीक है, आईसीसी कोई आपके ट्रैफिक चालान के लिए आपको नहीं बुला लेगा कि बराक ओबामा ने 200 की स्पीड पे गाड़ी चला दी तो इनको बुला दो आईसीसी में, ऐसे नहीं होगा। लेकिन मान लो कोई अफ्रीका के देश का नेता है और उसने अपने देश के अंदर 15,000 लोगों को मरवा दिया, एथनिक क्लेंजिंग करवा दी, तो उसको बुलाया जाएगा और आईसीसी के अंदर उसके खिलाफ मुकदमा चलेगा। तो ये रोम स्टैट्यूट का नाम याद रखना, 2002 से ये चल रहा है, ध्यान में रखना, और ये यूएन का हिस्सा नहीं है। द आईसीसी इज नॉट अ पार्ट ऑफ द यूएन। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, इस संधि को साइन किस किसने कर रखा है, क्योंकि अगर आप ये संधि साइन कर देते हो तो आपके देश के किसी भी नागरिक को, इंक्लूडिंग योर एक्स प्राइम मिनिस्टर, योर करंट प्राइम मिनिस्टर, किसी को भी अरेस्ट किया जा सकता है, आईसीसी में उसके खिलाफ मुकदमा चलवाया जा सकता है। तो ऑब्वियस है, चाइना ने इसको साइन नहीं किया, भारत ने भी साइन नहीं किया, पाकिस्तान ने भी नहीं किया, सऊदी अरेबिया ने भी नहीं किया। तो ये कुछ नोटेबल एक्सेप्शंस हैं। बड़े देशों के अंदर अगर आप देखोगे तो भारत और चाइना, याद रख लेना, इन्होंने साइन करने से साफ मना कर दिया। तो हमारे यहां पर कोई खतरा नहीं है, आपको उठाकर आईसीसी नहीं लेकर जा सकता। लेकिन कई देशों ने इसे साइन किया है। अमेरिका और रशिया दोनों ने इनिशियली साइन किया था, लेकिन बाद में इन्होंने इस संधि से अपना हाथ पीछे खींच लिया। सो दे हैड साइंड बट सब्सिक्वेंटली दे विड्रू। उन्होंने कहा कि अब हम ये गेम नहीं खेल रहे, क्योंकि उन्हें डर लगा कि हमारे नेताओं को तो आईसीसी में डाल दिया जाएगा। तो मोस्टली आप देखोगे कि यूरोप, अफ्रीका, साउथ अमेरिका के जो देश हैं वो सब इसके सिग्नेटरी हैं, और कुछ देश हैं जिन्होंने इसे रेटिफाई नहीं किया है। फॉर एग्जांपल यूक्रेन। तो बस एक यूक्रेन का नाम याद रख लो, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। यूक्रेन ने इसको साइन कर दिया था, लेकिन उनकी पार्लियामेंट ने इसे पास नहीं किया था। उसे कहते हैं रेटिफिकेशन का प्रोसेस। और ये आईसीसी ऑपरेट करता है द हाग नाम के शहर से, जो नेदरलैंड्स में स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। तो आईसीसी 4 मामलों को लेकर केस बना सकता है। कई अफ्रीका के नेताओं को इन्होंने प्रोसिक्यूट किया है, और इस पर एक जो आरोप ये लगता है, आईसीसी की क्रिटिसिज्म सबसे बड़ी यही है कि ये मोस्टली अफ्रीकन लीडर्स को ही
पकड़ता है, उन्हीं के खिलाफ मुकदमे चलाता है। इसमें यूरोपियन नेताओं को नहीं पकड़ा जाता है। इसीलिए मुझे लगता है, पर्सनल मेरा ओपिनियन है, कि ये लोग बेंजामिन नेतन्याहू को इतना ज्यादा परस्यू कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी ओर आईसीजे क्या है? तो आईसीजे यूएन का एक हिस्सा है। याद रखना, ये यूएन से ऑपरेट करता है, यूएन का एक पार्ट है, और इसके अंदर दो देशों के बीच के मुद्दे सुलझाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, भारत और बांग्लादेश के कुछ विवाद थे मैरीटाइम बॉर्डर को लेकर। हम बे ऑफ बंगाल में अपना बॉर्डर डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, तो हम लोग आईसीजे चले गए, दोनों देश गए आईसीजे। भारत ने और बांग्लादेश ने अपना केस सामने रखा और इन्होंने अपना फैसला सुना दिया जज साहब ने वहां पर। तो आईसीजे भी एक जुडिशियल बॉडी की तरह काम करता है, लेकिन ये यूएन का हिस्सा है और इसके लिए कोई अलग कानून या रोम स्टैट्यूट या ऐसी कोई संधि पास नहीं करी गई थी। इतना आप याद रखना। इट इज लाइक अ नॉर्मल कोर्ट विच इज पार्ट ऑफ यूएन, और ये किसी भी तरह के मुद्दे सुलझा सकता है, जैसे बॉर्डर डिस्प्यूट हो गया या भारत पाकिस्तान के बीच का कोई डिस्प्यूट है तो वो भी आईसीजे में जा सकते हैं। तो इस तरह के कई केसेस आईसीजे में जाते हैं। लेकिन आईसीसी की तरह वो सुओ मोटो कॉग्निजेंस नहीं ले सकता। आईसीसी ये देख सकता है कि अच्छा, इजरायल में युद्ध अपराध हो रहे हैं, तो वो आगे चलकर कार्रवाई कर सकता है। आईसीजे ऐसा नहीं करता। अब ये जो आईसीसी का वारंट है, इसको कई देशों ने बहुत सीरियसली लिया, कईयों ने नहीं लिया। तो कई देश हैं जिन्होंने कह दिया है कि हाँ, हम ये वारंट को एनफोर्स करेंगे, यानी कि नेतन्याहू के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट है, हमारे देश में वो कदम रखेंगे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ऐसे देश हैं बेल्जियम, नेदरलैंड्स, आयरलैंड, लिथुएनिया, स्लोवेनिया, स्पेन। ये वो कंट्रीज हैं जिनमें सबसे ज्यादा रिस्क है। तो इनमें ऑफकोर्स नेतन्याहू अभी नहीं जाना चाहेंगे, और पोलैंड भी उनमें से एक है। और अगर आप देखें, ब्रिटेन जो पूरी तरह से वैसे सपोर्ट करता है इजराइल को, लेकिन ये भी नेतन्याहू पे दबाव बनाने के लिए कह रहा है कि भाई साहब, आप भी हमारे देश मत आना, इस देश ना आना लाडो, आपको यहां पे अरेस्ट कर लिया जाएगा। चाहे हम आपको हथियार मुहैया कराएंगे, आपको फाइनेंशियल एड देंगे, लेकिन हमारे देश में मत आना, वरना हमारी किरकिरी हो जाएगी दुनिया की नजरों के सामने, वरना हम आपको अरेस्ट कर देंगे। उससे बचने के लिए 3 मुख्य यूरोपियन देश जो अभी भी नेतन्याहू के साथ मजबूती से खड़े हैं वो है फ्रांस, जर्मनी और इटली। इन्होंने ऐसी कोई चेतावनी जारी नहीं करी है कि हम आपको अरेस्ट कर देंगे। इनफैक्ट जर्मनी जो है वो इजराइल का बहुत बड़ा सपोर्टर है। इट सप्लाइज ऑलमोस्ट 30% ऑफ इजराइल्स आर्म्स। और यूएस तो इनका पुराना मित्र है। इजराइल देश मौजूद ही इसीलिए है, इजराइल एग्जिस्ट्स टुडे बिकॉज ऑफ यूएस सपोर्ट। उसके बिना वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, ये एक सच्चाई है। तो यूएस ने तो ओपनली क्रिटिसाइज किया था कि आईसीसी को इस तरह का स्टेटमेंट या फिर कोई अरेस्ट वारंट जारी नहीं करना चाहिए था। अब बात करते हैं होलोकॉस्ट मेमोरियल डे की। तो पोलैंड की सरकार एज यूजुअल हर साल की तरह एक बड़ा फंक्शन कर रही है। वहां पर कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों को भी बुलाने का उनका प्लान है। इनिशियली वो इजराइल के भी प्राइम मिनिस्टर को चाहते थे कि यहां पर आए, लेकिन क्योंकि नेतन्याहू अरेस्ट होने का खतरा है तो अब ये उनके एजुकेशन मिनिस्टर को भेज रहे हैं। तो कोई ना कोई तो जा रहा है इजराइल से, ऐसी बात नहीं है कि कोई नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी दोनों देशों के बीच में थोड़ी तनातनी तो आई गई है। बीच में उनके रिश्ते अच्छे हो गए थे, नेतन्याहू ने कुछ साल पहले विजिट भी करी थी पोलैंड की, लेकिन अब वो नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, इजराइल का रिएक्शन क्या रहा है? इजराइल बोल रहा है कि चलो नेतन्याहू को खतरा है, वो तो हम बचा सकते हैं। प्रॉब्लम यह है कि कई देशों में इंडिविजुअल सैनिकों के खिलाफ भी अरेस्ट वारंट जारी हो रहे हैं। जो इजराइल की डिफेंस फोर्सेस के सैनिक हैं, जो गाजा में ऑपरेशंस में हिस्सा ले रहे हैं, कई संगठन दुनिया के उन्हें आइडेंटिफाई करते हैं वीडियोस से, फोटोज से। और जब वो सैनिक छुट्टी पर जाते हैं घूमने फिरने के लिए, इजराइल के लोगों को घूमने फिरने का बहुत शौक है, भारत में भी आप जाकर देखेंगे पहाड़ों में, हिमाचल प्रदेश में काफी इजरायली टूरिस्ट आते हैं। तो इस तरह से इन इजरायली टूरिस्ट को, जो सेना में काम कर चुके हैं, उन्हें अरेस्ट किया जाएगा। अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले एक मामला सामने आया था, श्रीलंका में एक सोल्जर है, उसे आइडेंटिफाई कर दिया गया और उसके अरेस्ट के लिए डिमांड उठाई गई और फटाफट उस सोल्जर को वहां से निकलना पड़ा, वरना उसे वहां पर शायद अरेस्ट कर लिया जाता। तो आईडीएफ ने चेतावनी भी जारी कर दी है कि पहली बात तो भाई साहब, ये युद्ध के क्षेत्र से अपने फोटो वीडियो फेसबुक इंस्टा पे मत डाला करो, और अगर डालते हो तो अपना मुंह छुपा लो। तो अक्सर आप देखेंगे कि जो इजरायली सोल्जर्स के वीडियोज या फोटोज आते हैं गाजा से, उनमें उन्होंने चेहरे पर एक बालाक्लावा पहना होता है ताकि उन्हें कोई आइडेंटिफाई ना कर पाए। फिर भी कुछ लोगों को आइडेंटिफाई कर लिया गया, तो उनके खिलाफ ये थोड़ा सा रिस्क चल रहा है। तो इसी के साथ ये वीडियो को हम समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल।